छत्तीसगढ़ में थोड़ी सी कम 46.14%। सबसे ज्यादा राजगढ़ में 52.60% वोटिंग हुई है। दूसरे नंबर पर विदिशा है 50.6% और तीसरे नंबर पर गुना है 49.93% मतदान यहां पर हुआ है। तो ये आपको नंबर्स हम बता रहे हैं। सागर में 44.32%, भोपाल में 40.41%, ग्वालियर में 41.18%, मुरैना में 39% करीब और भिंड में 37% करीब मतदान दर्ज किया गया है अभी तक। आपको बता दें कि दुर्ग में 46% के आसपास, कोरबा में 48% और रायगढ़ में 55% के आसपास वोटिंग हुई है। रायपुर में कम है, सुस्त रफ्तार 40 के आसपास। सरगुजा में अच्छी वोटिंग हुई है, आधी वोटिंग लगभग हो चुकी है। लेकिन रायपुर, भोपाल जैसे जो शहर हैं, जो राजधानी हैं, वहां पर लोग बाहर निकलते हुए नहीं दिख रहे हैं घरों से बाहर, और इसीलिए फिलहाल जो है वोटिंग जो है वो कम होती हुई दिखाई दे रही है। हालांकि मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें तो राजगढ़ में अच्छी खासी वोटिंग हुई है। उसके बाद विदिशा और कई दिग्गज जैसा कि आपको बताया कि चुनावी मैदान में है। और साथ ही जो वोट वाली सेल्फी है इस पर भी आप ध्यान रखिए। नंबर लगातार हमारा फ्लैश हो रहा है स्क्रीन पर और वहां पर आपको जाकर अपनी सेल्फी भेज देनी है। अगर अभी तक वोट नहीं डाला है तो जल्दी से जाएं, वोट डाल कर आएं। वहीं बैतूल के कान्हावाड़ी गांव में लोग नदी पार कर मतदान करने पहुंच रहे हैं। सांसद और बीजेपी प्रत्याशी डीडी उइके ने घोड़ा डोंगरी विधानसभा क्षेत्र के कान्हावाड़ी ग्राम पंचायत को गोद लिया है। कान्हावाड़ी गांव में नदी पर पुल न होने के बावजूद भी ग्रामीण लगातार मतदान केंद्र पहुंचकर अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं। सबसे बड़ी समस्या हमारी यही की नदी की है। पुल नहीं होने से क्या क्या समस्या हो रही है आपको? आवक जावक में पूरी समस्या है। उधर जाएंगे तो उधर से रुक जाते, इधर नहीं आ अभी तो ठीक है। बारिश में क्या समस्या होती है? बारिश में तो यहाँ से आने जाने में दिक्कत है हमको। तो फिर गांव वाले कैसे आना जाना करते? बस इधर के इधर ही रुक जाते हैं। टापू बन जाता है गाँव। हाँ, हमारे गांव में सुधार होगा करके हम वोट डालने जा रहे हैं, तो सरपंच भी हमारे गांव का सुधार नहीं कर रहे। हमारे आने जाने का परेशानी होता है, हमारे बच्चे उनको परेशान होते हैं स्कूल जाने के लिए। बच्चे उनको हम किधर से ले जाएंगे? बारिश में क्या होता है? बारिश में हमारे बाजार जाने को भी दिक्कत है। वहीं पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने बीजेपी पर तंज कसा। पटवारी ने कहा कि तीसरे चरण के चुनाव आते आते बीजेपी मध्य प्रदेश में अब 19 सीट का दावा भी नहीं कर पा रही, जो कभी सभी 29 सीटों पर जीतने का दावा करते थे। कि बीजेपी ने लगातार कहा कि अब की बार 29 पार, नरेंद्र मोदी जी ने भी कहा कि अब की बार 400 पार। जैसे ही 2-3 चरण के चुनाव हुए, अब ये भाषा सबकी बदल। जो मैंने कल भाषण में भी कहा था, कई जगह कहता हूँ कि बीजेपी अब ये भी नहीं बोल पा रही कि अब की बार 19 पार, 19 का भी नहीं बोलती। इसका मतलब है बदलाव। मैंने करीब पूरे मध्य प्रदेश में आज तक 100 से ज्यादा सभाएं ली थी और लोगों में करंट बदलाव है। न्याय पास न्याय की जो भावना है वो भी है। और इंदौर शहर में भी अगर वोट होता, सही साथ चुनाव होते तो अच्छे होते। कांग्रेस छोड़ने के बाद राधिका खेड़ा बीजेपी में शामिल हो गई हैं। उन्होंने दिल्ली में एक्टर शेखर सुमन के साथ बीजेपी की सदस्यता ली। छत्तीसगढ़ में विवाद के बाद रविवार यानी 5 मई को राधिका ने कांग्रेस से इस्तीफा दिया था। इसके बाद सोमवार को उन्होंने सुशील आनंद शुक्ला समेत कई बड़े नेताओं पर गंभीर आरोप लगाए। बता दें कि एक्टर शेखर सुमन ने भी बीजेपी की सदस्यता ली है। पार्टी ने आपको जो है विक्रय किया। देखिए, मैं हमेशा से सुनती आती थी कि कांग्रेस पार्टी राम विरोधी है, लेकिन उसका पूरा एग्जाम्पल मैं आपके सामने खड़ी हूँ। जब मैंने रामलला के दर्शन अपने परिवार के साथ किए, उसके बाद जिस तरीके से मेरे साथ व्यवहार किया गया और जब मैंने न्याय की गुहार करी, तो चाहे राहुल गांधी जी हो, प्रियंका गांधी जी हो, सचिन पायलट जी हो, मैं लगातार बोलती रही कि मुझे न्याय दिया जाए, लेकिन कहीं से न्याय नहीं मिला। और वो लोग जो दोषी है वो आज भी कांग्रेस पार्टी के मंच पे बैठे हुए हैं। देश की प्रगति के लिए, विकास के लिए, उत्थान के लिए अपना हाथ बढ़ाए। हम सब एक्टर्स हैं अपनी जगह, लेकिन हमारी एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। कोई चाहे तो पार्टी बगैर ज्वाइन किए भी कर सकता है, कोई ज्वाइन करके करता है। मैंने ये उचित समझा कि ये उचित राह है, उचित तरीका है। बलरामपुर में चुनाव के बीच भीषण गर्मी से राहत मिली है। जिले में झमाझम बारिश हुई है। मतदाता अपने वोट डालने के लिए मतदान केंद्र पहुंच रहे हैं, तो थोड़ा सा यहां पर स्थिति बेहतर हुई क्योंकि भीषण गर्मी पड़ रही थी। अब इससे दोनों चीज हो सकती है, मतदान प्रभावित भी हो सकता है और मतदाता बाहर निकल भी सकते हैं, क्योंकि अब यहां पर जो धूप थी कड़ी, उससे जरूर राहत मिली है लोगों को।
तो देख सकते हैं काफी तेज बारिश देखने को मिली है यहां पर, और जो तेज गर्मी पड़ रही थी, झुलसाने वाली गर्मी पड़ रही थी, उससे तो अच्छी खासी राहत इसको माना जाएगा। और हमारे 3 सहयोगी इस वक्त बने हुए हैं। आपको बता दें कि नीलम हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, इसके अलावा अतुल भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और संदीप भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले नीलम, आज जीतू पटवारी की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें वो दावा करते हुए नजर आए कि अब तो 19 पर भी बीजेपी दावा नहीं कर रही है, तो ये जो कॉन्फिडेंस है इसकी क्या वजह मानी जाए? ठीक, हम दोबारा से जुड़ने की कोशिश करते हैं, आवाज नहीं पहुंच पा रही है अभी। और आपको बता दें कि लगातार जो मतदान है वो जारी है। 3 बजे तक के जो आंकड़े हैं वो भी हम आपको बताएंगे। हालांकि अभी तक जो है 3 बजे के आंकड़े चुनाव आयोग की तरफ से अपडेट नहीं किए गए हैं, उसका भी इंतजार हो रहा है। जैसे ही आंकड़े सामने आएंगे तो उनका भी जिक्र करेंगे आपके साथ। और आपको बता दें कि देश भर में आज मतदान हो रहा है। ये टीएस सिंहदेव, पूर्व उप मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ के, वो भी आज अपने मत का इस्तेमाल करके आ रहा है। बृजमोहन अग्रवाल आज पहुंचे वोट डालने के लिए। बृजमोहन अग्रवाल आज पूजा पाठ करते हुए नजर आए और उसके बाद वो मतदान के लिए पहुंचे। उनके लिए काफी महत्वपूर्ण दिन है और देखना यही है कि वो इस बार रायपुर सीट पर किस तरीके का प्रदर्शन करते हैं। और हमारे साथ संदीप भी जुड़ गए हैं। संदीप, तीसरे चरण के मतदान के बीच भी जब बयानबाजी का हम देख रहे हैं कि लगातार शोर है और जीतू पटवारी ये कह रहे हैं कि अब 29 से 19 भी नहीं कह पा रही बीजेपी, तो ये जो दोनों तरफ से दावे हैं इन्हें अब किस तरीके से देखा जाए और जो रुझान आज आपको समझ आया मतदान के दौरान कि कौन से मुद्दे ज्यादा हावी दिखे? देखिए, मुद्दे तो राष्ट्रीय स्तर पर उठाए गए मुद्दे ही हावी हैं। कांग्रेस ने कोशिश जरूर की है कि बेरोजगारी, महंगाई जैसे मुद्दों और भ्रष्टाचार जैसे मुद्दों को जनता के बीच में ले जाया जा सके, लेकिन चुनावी कैंपेन के जरिए ये सारी चीजें होती है। केवल सोशल मीडिया भर पर कांग्रेस काफी सक्रिय रही थी, लेकिन जमीन पर कांग्रेस की तरफ से जो सभाओं के जरिए या नुक्कड़ नाटकों के जरिए या नेताओं के बयानों के जरिए जो एक तेज प्रचार नजर आना था, जिससे कि कांग्रेस के चुनावी मुद्दे जनता के बीच में जाते, शायद वो कहीं कमजोर साबित हुए हैं। दूसरी तरफ बीजेपी ने अपने मुद्दों को जनता तक पहुंचाने के लिए जिस तरह के चुनावी प्रचार किया, कैंपेनिंग की, वो कांग्रेस से ज्यादा प्रभावी रहा है। तो अनुमान लगा सकते हैं। मैं रोक रहा हूं आपको, और जो अपडेट है वो सामने आ गया है। 3 बजे तक का जो मतदान प्रतिशत है वो आ चुका है और मध्य प्रदेश में ये पहुंचा 54% तक। छत्तीसगढ़ जो कि थोड़ा सा पीछे था वो पहुंच गया 58% पर। राजगढ़ में ये पहुंच गया 63.69%, विदिशा में 59.87% और तीसरे नंबर पर पहुंच गया गुना, जहां पर 60.16% मतदान हो गया है। ये देखिए, ग्वालियर 49, मुरैना 48 और भिंड 44%, जो अभी भी काफी ज्यादा कम माना जाएगा। दुर्ग में 58% मतदान हुआ है और अगर हम बात करें कोरबा की तो 62% और रायगढ़ में 67% मतदान देखने को मिला है। रायपुर में स्थिति बेहतर हुई है, 51% तक वोटिंग हुई है और मध्य प्रदेश में दोपहर 3 बजे तक 54 और छत्तीसगढ़ में 58% तक यह आंकड़ा पहुंच गया है। संदीप, थोड़ा सा इंप्रूवमेंट अब कह सकते हैं वोटिंग में, और ये क्या 70 की तरफ रेस चलती हुई दिखाई दे रही है आपको? देखिए, बिल्कुल उम्मीद तो यही की जानी चाहिए कि 70 के आसपास में वोट प्रतिशत जाना चाहिए, क्योंकि ये जो हम जैसा बता रहे थे कि 1 बजे से 3 बजे के बीच में का जो वक्त है, ये तीखी धूप वाला वक्त था, तो बहुत ज्यादा मतदान हुआ नहीं होगा, जो इसीलिए मतदान प्रतिशत में मामूली सी बढ़ोतरी नजर आ रही है। ये केवल वही लोग हैं जो लंबी कतारों में लगे हुए थे और उन कतारों से बचने के लिए लेट आए हैं, कतार खत्म होने का इंतजार कर रहे थे और दोपहर बाद में जब 12-1 बजे कतारें खत्म हुई तब ये लोग वोट डालने के लिए आए हैं और ये वही आंकड़ा है। और इसीलिए मध्य प्रदेश का जो आंकड़ा है वो 54% पहुंच गया है और 60% के आसपास में अब उन अधिकांश सीटों पर वोटिंग हुई है। तो ये वही बताता है। लेकिन हम जैसे अब हम बात कर रहे थे कि भिंड, मुरैना, ग्वालियर और सागर जैसे इलाकों में
ये सागर ने थोड़ा इंप्रूवमेंट जरूर किया है, 53% तक पहुंच गया, लेकिन भिंड, मुरैना, ग्वालियर जो है 49, 48, 44% के आसपास में बना हुआ है। तो यहाँ पर अभी भी उदासीनता जैसा माहौल बना हुआ है। इसके इतर अगर हम देखें, जहां पर भारी भरकम मतदान सुबह से दिखाई नजर आ रहा है, चाहे वो विदिशा सीट हो, सागर विदिशा की सीट हो, गुना की सीट हो, या फिर बैतूल जैसे इलाके हो, राजगढ़ हो, यहाँ पर मतदान प्रतिशत बढ़ा है। सुबह से ही जो उत्साह मतदाताओं में बना हुआ था वो लगातार बना हुआ है। तो इससे उम्मीद जरूर लगा सकते हैं कि शाम तक, यानी शाम 6 बजे तक, जब मतदान केंद्रों पर कतारें और लंबी होंगी, तो ये आंकड़ा 70% के आसपास में पहुंच जाएगा और संभवतः यह पार भी कर जाए। हमारे साथ नीलम भी जुड़ी हुई है। नीलम, भोपाल की अगर हम थोड़ा विधानसभा वार भी देखें तो किस तरह का ये 3 बजे तक ट्रेंड दिखा है अभी? जी बिल्कुल, देखिए भोपाल की अगर हम विधानसभा वार बात करते हैं तो अभी भी जो है ये ट्रेंड देखने को मिल रहा है कि जो बेरसिया विधानसभा है वहां पर जो है सबसे अच्छी वोटिंग हुई है। देखिए आंकड़े की अगर हम बात करते हैं तो बेरसिया में अब तक 57.20 यानी कि 57.20% वोटिंग हुई है, जो तमाम 7 विधानसभा से सबसे ज्यादा। इसके अलावा भोपाल लोकसभा में सीहोर विधानसभा भी शामिल है। अगर हम यहाँ की बात करते हैं तो यहाँ पर 61.38% जो है मतदान हुआ है। ये दोनों विधानसभाएं वो हैं जो कि ग्रामीण क्षेत्र में लगती है और ग्रामीणों का उत्साह दिखा रहा है कि वोटिंग प्रतिशत जो है कितना ज्यादा यहाँ पर अब बढ़ के नजर आ रहा है। इसके अलावा गोविंदपुरा विधानसभा में अच्छी वोटिंग हुई है, पर मुख्य शहर की जो 4 विधानसभाएं हैं, जिनमें कि हुजूर, मध्य, दक्षिण पश्चिम और नरेला आती है, यहाँ पर जो है इतना ज्यादा वोटिंग परसेंटेज अभी भी नजर नहीं आ रहा है। जाहिर तौर पर क्योंकि 1 बजे से लेकर हम 3 बजे की बात करते हैं तो पीक जो है धूप रहती है, गर्मी रहती है, और भोपाल में जो है पारा भी 41 डिग्री के आसपास दर्ज किया जा रहा है। तो ऐसे में दिन के समय जो है जो वोटिंग के अगर हम आंकड़े देखें तो कम इस वजह से भी हुए हैं कि लोगों ने थोड़ा सा कम किया है इस दौरान घरों से निकलना। जो लोग जागरूक थे उन्होंने सुबह 7 बजे से लेकर 11 बजे तक वोटिंग की और हमने देखा था कि किस तरह से जो है बढ़ के आंकड़े नजर आए थे, पर 12 बजे के बाद धीरे धीरे वोटिंग जो है कम हुई है। पर अब ये देखना होगा क्योंकि शहरी मतदाता शाम को भी निकलना जो है उपयुक्त समझता है, और क्या भोपाल के नागरिक जो है आज शाम तक निकल करके वोटिंग करते हैं या नहीं। हालांकि ऐसा बिल्कुल नहीं है कि सेंटर्स पूरी तरह से खाली हो चुके हैं या मतदाता नहीं पहुंच रहे हैं। सेंटर्स पर जो है अभी छोटी ही सही पर लाइंस जरूर देखने को मिल रही है। 4 से 5 मतदाता हर एक सेंटर पर जो है नजर आ रहे हैं। भोपाल में 2000 के आसपास जो है पोलिंग बूथ बनाए गए हैं, जिनमें अच्छी खासी वोटिंग की बात जो है कलेक्टर की तरफ से, जिला प्रशासन की तरफ से की जा रही थी। सुबह के वक्त में तस्वीरें भी हमने देखी थी कि चाहे बुजुर्ग मतदाता हो या युवा मतदाता हो या महिला मतदाता हो, सुबह के समय हमने ये भी देखा था एक ट्रेंड भोपाल में कि महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। तो सुबह सुबह वो जो है पहले वोट डालने पहुंची थी ताकि बाकी के जो काम है वो बाद में किए जाए। पर अब ये देखना होगा कि क्या शाम 4 बजे के बाद जो है वोटिंग प्रतिशत बढ़ता है या नहीं। तो अभी जो है करीब 50% के आसपास पूरे भोपाल लोकसभा में वोटिंग हो चुकी है और बेरसिया और सीहोर जो है इन दोनों विधानसभाओं में अच्छी वोटिंग दर्ज की गई है। इसके अलावा गोविंदपुरा में जहां पे सबसे तो ये देखिए, ये मध्य प्रदेश का 3 बजे तक का वोटिंग परसेंटेज 54.09%। आपको बता दें कि ये अपडेट हम आपको दे दें, और छत्तीसगढ़ में जो थोड़ा सा पिछड़ रहा था वो आगे निकल गया है। तो मध्य प्रदेश में 54.09% 3 बजे तक की जो वोटिंग है वो दर्ज की गई है। और पहले 2 चरण से इलेक्शन जो है वो थोड़ा सा बेहतर यहां पर दिखाई दे रहा है। आपको बता दें कि शादी भी अब बंद है और आज के दिन जब वोटिंग हो रही है तो उसका भी प्रभाव यहां पर हो सकता है, क्योंकि जो पहला चरण था वोटिंग का उस समय काफी ज्यादा शादियां थी और एक सुस्त रफ्तार दिखी। अब धीरे धीरे यहां पर 54% और ये 3 बजे तक के आंकड़े हैं। अभी 3 घंटे का मतदान और बाकी है और ये मानकर चलिए कि ये 65-70% तक पहुंच सकता है। उम्मीद तो यही की जा रही है और धीरे धीरे मतदान प्रतिशत जो है वो बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। धीरे धीरे 3 बजे तक का जो आंकड़ा है वो सामने आ गया है। राजगढ़ में 63.69% मतदान हुआ है। सबसे ज्यादा अभी तक राजगढ़ में ही मतदान देखने को मिला है। 63.69% मतदान राजगढ़ में दर्ज किया गया है। सुबह से ही हम देख रहे हैं कि राजगढ़ में एक बढ़त देखने को मिली है मतदान के दौरान, और सबसे ज्यादा मतदाता जो हैं वो यहीं पर एक्टिव दिखे हैं। उसका जो असर है वो भी देखने को मिल रहा है। विदिशा में करीब 59.87% मतदान हुआ है,
जो अभी तक के आंकड़े हैं जो सामने आए हैं हम आपको बता रहे हैं, 59.87% का ये मतदान अभी तक हुआ है। तो ये विदिशा के आंकड़े हैं, करीब 59.87% मतदान यहां पर देखने को मिला है। और दुर्ग से इस वक्त अनिल गुप्ता भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। दुर्ग की क्या स्थिति है अनिल? जो स्थिति है अभी 3 बजे की जो स्थिति बताई जा रही है 58% जो यहाँ पे पोलिंग हो चुकी है। और इस वक्त जो है मिलाई नगर विधानसभा क्षेत्र के बूथ क्रमांक 1 से 31, 32, 33 और 35 जो बूथ क्रमांक है वहाँ पर खड़े हैं। कुछ लोग भी यहाँ पर हैं और अभी भी मतदान लेने का जो सिलसिला है वो लगातार चल रहा है और लोग अपने घरों से निकल रहे हैं। आखिर का 2 घंटे का समय है, उसमें और जो है पोलिंग परसेंट बढ़ता हुआ दिखाई देगा। कुछ हमारे साथ में लोग भी है जो अभी मतदान करके निकले हैं, उनसे चर्चा करते और जानने का प्रयास करते हैं कि उन्होंने किस तरीके का प्रत्याशी का चयन किया है। आपका नाम बताएंगे? किस तरीके से प्रत्याशी का चयन आप लोगों ने किया? वोट दे दिया पहले आपने? दे दिया। निरंतर विकास जिन्होंने किया है इन्हीं को वोट देने का हमारा लक्ष्य है, क्योंकि देश तरक्की कर रहा है, देश उन्नति की ओर जा रहा है। इस बार हमने सिर्फ तरक्की को देखते हुए वोट किया है। बहुत सारी महिलाएं भी है, आप लोगों ने वोट किया है। जो प्रत्याशी क्या सोच करके आपके मन में था जो आपने वोट दिया, किस तरीके का प्रत्याशी होना चाहिए और किस तरीके की बातें होनी चाहिए? प्रत्याशी वही होना चाहिए देश के लिए जो अच्छा करे, पब्लिक को अच्छा करे, यही सोच के हम लोग ना। और तो आपके क्षेत्र में कोई समस्या है कि नहीं, जो समस्या को दूर कर सके ऐसा प्रत्याशी को आपने चयन करने का सोचा है? तो उसकी समस्या भी तो होगी या कुछ मन में भी रखा होगा आप लोगों ने? नहीं। आप सब बताएंगे कि किस तरीके का आपने वोट दिए, तो वोट को देख करके किस प्रत्याशी का चयन किया? हमने बहुत अच्छे प्रत्याशी का चयन किया है और देश को सुरक्षित रखे और हमारे देश अच्छे से चला सके, रीत रिवाज और धर्म को लेके ना चले, और वोट हमारा अधिकार है, हम इसे नहीं छोड़ सकते। अच्छा, महिलाएं हैं, महिलाओं को क्या कैंसल दे देना चाहती है? 2 घंटे का भी और समय है। मैं चाहता हूँ जब को लेकर के आप लोग काफी समय से प्रयास किया जा रहा है निर्वाचन आयोग के द्वारा, अलग अलग जो है संस्थाओं के द्वारा, तो महिलाओं अभी 2 घंटे का समय बचा हुआ है पिछले चरण का जो मतदान है उसको लेकर 2 घंटे बचा मतलब मतदान लेने के लिए भी समय है और 2 घंटा, तो आप लोगों को जागरूक करता है तो लोगों को पाएंगे सर। हम लोग कहें अभी सब मीडिया में जाके बताएं हम लोग कि अपने देश को बचाना है तो अपने अधिकार को पूरा इस्तेमाल करें और यूज करें। और तो देखिए, ये लोगों का कहना है कि उन्होंने एक ऐसे प्रत्याशी का चयन किया है जो उनके देश को संभाल सके और समाज की देखभाल कर सके, और जिसको लेकर के लोगों में अभी भी उत्साह है। लोकतंत्र का उत्सव मनाया जा रहा है। लोग अभी भी जो 2 घंटे का समय है, लोग उसमें अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए यहाँ पर पहुंच रहे हैं। और ये जो भीड़ जो दिख रही है थोड़ी सी कम जरूर हो गई है, लेकिन एक समय था कि सुबह का उसमें लंबी कतारें और लोग लंबी कतारों में खड़े होने से भी गुजर नहीं रहे थे और भले उनको समय लग रहा था, लेकिन उन्होंने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। फिलहाल 1 घंटे 2 घंटे का समय और शेष रह गया, लोगों को आने का सिलसिला जारी है। जी ठीक है, संदीप के पास चलेंगे। संदीप, अगर हम बात करें मुद्दों की और जिस तरीके से गुना का जो चुनाव है ये सिंधिया के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट था, पिछली बार वो हारे यहां से और बीजेपी ने कैंडिडेट एक तरीके से बदला जो पिछली बार जीत कर आए थे। आपको यहां अंडर करंट किस तरीके का लगा और क्या मुकाबला त्रिकोणिया भी होता हुआ यहां पर दिखा है? देखिए, त्रिकोणीय की संभावनाएं तो नहीं ऐसे दिखाई नहीं देती है, लेकिन दोनों ही पार्टियों की तरफ से प्रयास भरपूर किए गए हैं। 2019 का इलेक्शन जब सिंधिया हारे थे तो उसके बाद में एक मन में जरूर रह गया था कि वो लोकसभा के जरिए संसद नहीं पहुंचे हैं बल्कि राज्यसभा के लिए पहुंचे हैं, जबकि सिंधिया घराने की परंपरा रही है कि वो लोकसभा के सीट से ही संसद में कदम रखते हैं। इससे पहले इसी गुना सीट से राजमाता विजया राजे सिंधिया यहां से सांसद हुआ करती थी, फिर माधवराव सिंधिया रहे, फिर ज्योतिरादित्य सिंधिया रहे, यानी सिंधिया राजघराने का ही असर इस पूरे इलाके में देखने को मिला है कि सिंधिया के अलावा केवल 2 ही ऐसे शख्स हैं जो यहां से सांसद बने हैं, लेकिन उन पर भी सिंधिया का प्रभाव रहा है। एक महेंद्र सिंह कालूखेड़ा जिन्हें माधवराव सिंधिया ने टिकट देकर इस इलाके से चुनाव लड़ाया था, दूसरे केपी यादव
जो है वो सिंधिया खेमे से ही आते हैं, लेकिन सिंधिया को हरा कर वो उन्होंने। जी बोलते रहिए संदीप। तो केपी यादव यहां से जब चुनाव लड़े थे तो वो बीजेपी के टिकट से लड़े थे और सिंधिया के खिलाफ में माहौल था। सिंधिया जब हारे थे तो जो कमियां निकलकर सामने आई थी, जो समीक्षाएं की गई थी, उसमें यह देखा गया कि महाराज को अपना महाराज जैसा रुतबा न करके पब्लिक से कनेक्टिविटी बनाकर रखनी चाहिए, तभी सिंधिया घराने की यह सीट वापस उन तक पहुंच सकती है। तो सिंधिया ने जब कैंपेन किया तो वो पब्लिक के बीच में रहे, कनेक्ट रहे, उनके आयोजनों में गए, उनके घरों में जाके खाना खाया, उन्होंने कार्यकर्ताओं की पूछ परख की। और दूसरा, बीजेपी संगठन की ताकत भी उनके साथ में आ गई, जो सिंधिया का चेहरे को भरपूर इस्तेमाल कर सकती है और नीचे तक वो मैसेज पहुंचा सकती है। तो संगठन और सिंधिया का चेहरा, सिंधिया राजघराना, ये इस इलाके के प्रमुख मुद्दे रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ जो यादवेंद्र सिंह यादव है, जो यादव वोटों के जरिए कांग्रेस के टिकट पर यहां पर इलेक्शन लड़ रहे हैं, उन्होंने कोशिश की कि सिंधिया विरोधी जो कांग्रेस के लोग हैं या ऐसे लोग जो भाजपा में सिंधिया के आने के बाद असहज महसूस कर रहे हैं, उनका सहयोग मिल पाएगा। इस तरह के मुद्दों को उन्होंने अपनाया है और गुना सीट इसीलिए बहुत ही चर्चित और रोचक यहां पर लड़ाई हो गई है। 2019 में हारने वाले सिंधिया क्या बीजेपी के टिकट पर भगवाधारी सिंधिया होने के बाद गुना को पर अपना कब्जा कर पाएंगे? क्या सिंधिया राजघराने की सीट ये गुना वापस आ पाएगी? गुना ये राजघराना जो है गुना को वापस अपने कब्जे में ले पाएगा? तो ये लड़ाई बड़ी दिलचस्प एक बार बन पड़ी है। और यहाँ पर यह मुद्दा था कि या यहाँ सिंधिया रहेंगे या सिंधिया के विरोधी हावी होते हैं। तो नतीजे क्लियर बता देंगे। अंडरकरंट जैसी कोई स्थिति नहीं है। ये दोनों ही मुद्दे दोनों राजनीतिक दलों ने प्रमुखता से उठाए हैं, खुलकर उठाए हैं। अगर सिंधिया विरोधी है तो उन्होंने सिंधिया विरोधी की बात की है, और सिंधिया के समर्थकों ने या बीजेपी ने सिंधिया को चेहरा बनाया है तो बिल्कुल खुलकर बनाया है। अंडरकरंट जैसी स्थिति कुछ नहीं है। मतदाता को बस ये फैसला करना है कि वो सिंधिया राजघराने के साथ में है या फिर उनके अगेंस्ट यहाँ पर जाता है। तो फाइट बिल्कुल क्लियर है, दिलचस्प मुकाबला है और मतदाता भी दिलचस्पी ले रहे हैं। जिस तरह से मतदान करने के प्रति लोग आ रहे हैं, मतदान केंद्रों पर लगातार आमद बनी हुई है, चहल पहल बनी हुई है। लंबी कतारें अब इस वक्त में नहीं है, लेकिन चहल पहल जरूर बनी हुई है। सूने नहीं हुआ अभी मतदान केंद्र। तो उम्मीद ये है कि ये उत्साह बना हुआ है और इसीलिए नतीजे भी रोचक हो सकते हैं कि ऊंट किस करवट दौड़ता है, किस करवट लेता है यह ऊंट, या सिंधिया इस बार जीत पाएंगे या फिर 2019 जैसा ही कोई नतीजा सामने आएगा। नीलम भी हमारे साथ जुड़ी हुई है। नीलम, अगर चहल पहल हो तो वोटर से भी बातचीत कीजिएगा वहां पर, और साथ ही एक ऐसा प्रत्याशी आलोक शर्मा जो भोपाल के लिए नया नहीं है, लेकिन पिछला विधानसभा चुनाव वो हार गए अभी कुछ महीने पहले ही, तो वो क्या इम्पैक्ट डाल सकता है पिछला रिजल्ट उनके इस चुनाव पर, और मुद्दे क्या दिखे इस बार? जी बिल्कुल, देखिए अगर हम सबसे पहले आलोक शर्मा की बात करें तो वो भोपाल के लिए कोई नया चेहरा नहीं है। भोपाल महापौर रह चुके हैं और जनता जो है उनसे वाकिफ भी है। रही बात विधानसभा चुनाव हारने की, तो आलोक शर्मा जिस सीट से चुनाव हारे थे वो जो है कांग्रेस का विधानसभा का गढ़ मानी जाती है। लंबे समय से जो है यहाँ पर कांग्रेस के ही प्रत्याशी जीतते हुए आए हैं, और जब बीजेपी की तरफ से उन्हें टिकट दिया गया था तो कहीं ना कहीं ये बात कही जा रही थी कि आलोक शर्मा जो है कहीं ना कहीं बलि के बकरे बनाए गए, क्योंकि ये सीट तो जो है कांग्रेस की है। पर हारने का इनाम मिला आलोक शर्मा को और सांसद प्रत्याशी बनाए गए बीजेपी की तरफ से, और लगातार जो है काम कर रहे हैं, प्रचार करने में जुटे हुए हैं। और अब अभी अगर हम आज की भी बात करें तो आज भी उन्होंने जो है संपर्क करना नहीं छोड़ा। थोड़ी देर पहले बैरसिया पहुंचे थे, जहां पर सबसे ज्यादा वोटिंग प्रतिशत देखने को मिल रहा है। यानी कि कोशिश पूरी की जा रही है कि भले ही विधानसभा चुनाव हार गए थे, पर लोकसभा का चुनाव जो है यहाँ पर कोई कोर कसर ना छोड़ी जाए। पार्टी की तरफ से भी जो है पूरी तरह से दमखम लगाया जा रहा है।